देश में खतरनाक स्थिति में कोरोना संक्रमण, पहली बार एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। रिकॉर्ड 54,795 एक्टिव केस बढ़े। नक्सलियों के कब्जे में सीआरपीएफ जवान, बीजापुर हमले में बनाया था बंधक। कोबरा बटालियन के राकेश्वर सिंह का फोटो जारी कर कहा, वो हमारे पास सुरक्षित। बीजेपी का मिशन बंगाल तेज, जलपाईगुड़ी में टीएमसी पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। बोले, राम से टकराने का जिसने भी दुस्साहस किया उसकी दुर्गति तय। और असम में वंशवाद पर बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। बोले, नहीं चाहता मेरा बेटा राजनीति में आए। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। गोरखा समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, भारत के संविधान के दायरे में रह करके। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के दौरान माओवादियों के कब्जे में आए कोबरा टीम के सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई के लिए उनके परिवार ने सरकार से अपील की है। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास की मां और पत्नी ने सरकार से जल्द उन्हें नक्सलियों से छुड़ाने की अपील की। राकेश्वर सिंह मनहास की मां ने कहा, सरकार कुछ कर रही है, इसका हमें तभी भरोसा होगा जब हमारा बेटा वापस आएगा। आपको बता दें, लापता कोबरा जवान जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर की पत्नी मीनू ने कहा, अगर कोई जवान छुट्टी खत्म होने के एक दिन के बाद अपनी ड्यूटी पर जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जम्मू में स्थानीय लोगों और सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास के परिवार ने जम्मू अखनूर हाईवे जाम किया और नक्सलियों के कब्जे से उन्हें छुड़ाने की मांग की। जो नक्सली जो हमला हुआ, जो उन्होंने बंदी बना के रखा है, हमारा गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी उस पर काम किया जाए, उसको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। नहीं तो एक तो मीडिया से भी एक थोड़ी नाराजगी है, 4 दिन से वो हमारा हीरो उनके बंदी है, मगर नेशनल मीडिया में उसको जितना दिखाना चाहिए, अगर जैसे पुलवामा में हुआ, हमारे वहाँ जवान शहीद हुए, जहाँ भी जवान शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि है, मगर जो जवान हमारे उनके पास हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि उनके घरों की सूद ली जाए। बहुत परेशान हैं लोग, अब उनको कोई उनको कनेक्टिंग नहीं हो रही है कि वो कैसा है, ठीक है नहीं ठीक है। लोकल मीडिया से, वहाँ की लोकल मीडिया से इनको कनेक्ट हुआ है कि वो ठीक है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसकी रिहाई पे काम प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि हमारा बेटा वापस होना चाहिए। हम मजबूर होकर इधर आ गए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए आए 4 दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं है, उसका कोई पता नहीं। हमारे को कैसे रखा है कैसे नहीं रखा हुआ, हमारे को बहुत दुख महसूस हो रहा है अभी तक। हाँ, अभी तक जिस तरह से वहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि नक्सलियों ने कहा कि वो उनके पास है। हाँ, तो बातचीत अभी होगी, आप क्या चाहते हैं, बातचीत होनी चाहिए? हाँ, हमारे से बातचीत होनी चाहिए ना। हाँ, हमारे से बातचीत होनी चाहिए। सरकार बातचीत करे तो वो छोड़ देंगे। हाँ, सरकार बातचीत करे ना उनसे, छोड़ के हमारे से पूछ रहे हो, उनसे पूछो ना जाकर, नस्लियों से जाकर। सरकार को पूछो, हमारे को क्यों पूछ रहे हो? हाँ, सरकार को पूछो, क्यों नहीं आगे बात चला रही है? उन्होंने चलानी चाहिए, सरकार ने बात चलानी चाहिए, हमारे से क्यों पूछते हो आकर? और इसी बीच पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, पंजाब के कैप्टन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी पंजाब से मिल पा रही है। पंजाब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक यह नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह बड़ी जानकारी पंजाब से इस वक्त मिल पा रही है, जहां पर नाइट कर्फ्यू की जो सीमा है उसे बढ़ा दिया गया है।
तो पंजाब में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियों पर इस वक्त बड़ी खबर मिल पा रही है। लगातार जानलेवा कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और जिस तरह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है पंजाब से। राज्य के 9 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। बैठकर खाने के लिए रेस्टोरेंट और पब जो हैं वे भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि खाना पैक कराने की सुविधा जारी है। स्कूल कॉलेज भी अगले आदेश तक बंद हैं और इस बीच जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, पंजाब के कैप्टन सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो एहतियात के तौर पर पंजाब में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक जवान को अपने कब्जे में ले रखा है। नक्सलियों का कहना है कि पहले सरकार हमारी बातें माने, उसके बाद जवान को रिहा किया जाएगा। इस मसले पर रक्षा विशेषज्ञ डीएस ढिल्लों ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। नक्सली हमले में हमारे देश के 22 जवान शहीद हो गए और तकरीबन 31 घायल हुए। एक जवान को किडनैप कर लिया गया और अभी उसके ऊपर में फिरौती मांगी जा रही है। अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश करी जा रही है और एक प्रेस नोट जारी किया नक्सलों ने। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंस है और हमें पिछले इंसिडेंट से कुछ सबक सीखना चाहिए कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कि उनके हौसले इस तरह बढ़ गए हैं कि एक जवान को किडनैप करके वो अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का ये इंसिडेंस लास्ट होगा और इस पे जरूर कुछ सख्त एक्शन लिया जाएगा ताकि आगे से इस तरह से हमारे जवानों को इस तरह का जो एक्शन है झेलना ना। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते रिकॉर्ड मामलों को लेकर सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार में जो निर्णय लेने वाले हैं वो सब गायब हैं। इसके अलावा किरीट सोमैया ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर बयान दिया। अस्पताल में एक बेड पे 2-2, 4-4 लोग, इतनी ही समस्या नहीं है। ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्टिव होने के कारण ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम है और उसके कारण भी पेशेंट की मृत्यु हो रही है। दूसरी बात, जो आवश्यक होता है रेमडेसिविर, उसका सप्लाई राज्य सरकार ने मैनेज ही नहीं किया। इसके कारण डॉक्टर हो, पेशेंट हो, प्राइवेट अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेमडेसिविर की भयंकर शॉर्टेज है। महाराष्ट्र में जो कोविड के लिए जिसके पास निर्णय लेने के अधिकार है वो सब गायब है। मैंने आज केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी से, आज दिल्ली में केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी से इस विषय पे चर्चा की है। रेमडेसिविर का सप्लाई बढ़ाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट करना और साथ में रेमडेसिविर के प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कंपनियों को उपलब्ध करा के देना, उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाना, ये सुझाव दिए हैं। ठाकरे सरकार, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार डेस्परेट है और मुझे पता है ना, क्योंकि जिस प्रकार के वसूली गैंग काम कर रही थी, इनके मन में भयंकर भीति है कि अगर सीबीआई ने जांच शुरू की तो फिर ये वसूली कौन कौन करवाता था, उसकी इंस्ट्रक्शन कौन कौन देता था और पैसे कहां से कहां जा रहे थे। इसके लिए अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार कैसे भी करके प्रयास करेगी इन्वेस्टिगेशन रुके। मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले दखल ली थी और जांच होगी। पहले उन्होंने जो एमएमआरडीए घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन लिया, नहीं तो जेल में होते। दूसरा, जो थाने में बिल्डिंगें बनाई, पूरी 2 बिल्डिंग अनधिकृत 10 साल से, वहां के 113 परिवार परेशान। तीसरा, ये जो एनएससीएल स्कैम के जिग्नेश शाह के घोटाले के पैसे से प्रताप सरनाइक ने टिटवाला में जमीनें खरीदी 78।
खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के लिए तीसरे चरण का मतदान हो गया है। इस बीच कोलकाता में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बंगाल में हर चरण के चुनाव में हिंसक घटनाएं, खून बहाना, बूथ लूटना, उम्मीदवारों पर हमला और हमारी महिला उम्मीदवारों पर तीसरे चरण में जिस तरह से हमले हुए, ये बंगाल का दुर्भाग्य है। ये दर्शाता है कि यहां कानून व्यवस्था की हालत कितनी बुरी हो सकती है। बंगाल की ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम सब बड़े बदनसीब महसूस करते हैं कि जहां हिंदुस्तान में और 4 सूबे चुनाव में भाग ले रहे हैं, वहां बंगाल भी चुनाव में योगदान किए हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में बंगाल की तरह हर दिन हर चरण में हिंसक घटना, खून बहाना, लोगों को जान लेना, बूथ लूट करना और खासकर उम्मीदवारों को ऊपर हमला, और वो भी हमारे महिला उम्मीदवारों के ऊपर जिस ढंग से हमला हुए हैं तीसरा चरण में, ये दर्शाते हैं कि बंगाल में कानून और स्थिति की हालत कितना बुरा हो सकता। यह कि 2 पार्टियां, जो सत्तारूढ़ पार्टियां, एक दिल्ली के एक बंगाल के, जिस तरीके के अपने बीच में मुठभेड़ में शामिल हो चुके हैं और इसके नतीजे में जिस ढंग से खून खराबा, दहशतगर्द, भय भीत की माहौल पैदा हुए हैं, ये बंगाल के लिए बड़ा चिंताजनक बात है। रही सेंट्रल फोर्स की बात, देखिए सेंट्रल फोर्स के हाथ में कोई जादुई दंड तो नहीं है कि वो हर जगह हमारे सारे सुविधा मुहैया कराएगा चुनाव कराने के लिए, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स को हर बात में इनको निर्भर करना पड़ते हैं सूबे की पुलिस के ऊपर। तो सूबे की पुलिस सरकार की पक्ष अगर रखेंगे, सूबे की पुलिस अगर अनदेखी करेंगे, तो इसका नतीजा आम वोटरों को भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ आज नहीं, ये गुहार लगाते आए हैं चुनावी आयोग को कि आप जिन पुलिस बल पे भरोसा करके चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की बार बार वादा करते हैं, और पुलिस वालों ने कितना भरोसामंद होगी, इसका ऊपर सारे चीज निर्भर करते हैं। लेकिन जरूर चुनाव आयोग ने कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो मुझे लगता है और ज्यादा खून खराबा होने की संभावना थी। फिर भी और ज्यादा से ज्यादा चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस को चौकन्ना रहना जरूरी है, और सूबे की पुलिस बल के साथ उनके कोऑर्डिनेशन और ज्यादा बढ़ाने की। शुरुआती चरणों में जैसा जोर बीजेपी ने नंदीग्राम में लगाया, अब वैसा ही दम सिंगूर में लगाने की तैयारी है। सिंगूर के आंदोलन से ममता बनर्जी का नाता है, ऐसे में बीजेपी यहां उन्हें मात देना चाहती है। इस बीच जलपाईगुड़ी में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि 2 मई को बंगाल को टीएमसी सरकार से मुक्ति मिलेगी। टीएमसी के गुंडों को कानून के शिकंजे से कसा जाएगा। ये तय है कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे, लेकिन कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से निकालकर जेल के अंदर भेजने का काम करेंगे। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा, दीदी इस समय इतनी नाराज हैं कि वो कह रही हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। चिढ़ बीजेपी से या हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम से टकराने का जिसने भी दुस्साहस किया उसकी दुर्गति हुई। बंगाल में टीएमसी की दुर्गति तय है। सहानुभूति
यहाँ के नौजवानों के साथ में नहीं है, यहाँ की महिलाओं के साथ में नहीं है, यहाँ के किसानों के साथ भी नहीं है, यहाँ के व्यापारियों के साथ भी नहीं है। दीदी को तो लड़ाने से ही फुर्सत नहीं है। उनकी सहानुभूति तो उन लोगों के साथ में है जो दंगा फसाद करते हैं। उनकी सहानुभूति उन लोगों के साथ में है जो मां दुर्गा की पूजा करने से रोकते हैं। उनकी सहानुभूति उनके साथ में जो मां लक्ष्मी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केरल में कुत्तुपरंपा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के बाद माकपा और आईयूएमएल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में गंभीर रूप से घायल हुए यूथ लीग के 22 वर्षीय कार्यकर्ता की बुधवार तड़के मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि फर्जी मतदान के आरोपों पर मंगलवार को सुबह करीब 8 बजे बराल इलाके में झड़प हुई। पुलिस ने बताया कि यूथ लीग के कार्यकर्ता मसूर के पैर में गंभीर चोटें आई और इसे कोझिकोड में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। यूथ लीग विपक्षी दल कांग्रेस ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुख्य सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा इकाई है। पुलिस ने बताया कि झड़प में मंसूर का भाई एवं यूडीएफ का चुनावी एजेंट भी घायल हो गया। आईयूएमएल ने आरोप लगाया कि माकपा कार्यकर्ताओं के एक समूह ने उन पर बम फेंके। इसके पहले उन्होंने मंसूर भाइयों पर धारदार हथियार से हमला किया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि जब वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार रात हावड़ा में प्रचार कर रहे थे तब उन पर पत्थर फेंके गए। हुसैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वह ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को 2 पत्थर दिखा रहे हैं और कथित घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हुसैन ने कहा, तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मुझ पर पत्थर फेंके जब मैं मुजफ्फर चौक पर एक सभा को संबोधित कर रहा था। उन्होंने कहा वह सुरक्षित हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घटना के संबंध में पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज करने की पुष्टि की। सभा थी टीएमसी के नेता बॉबी हकीम की सभा, हमारी सभा का टाइम मैच था, फिर भी हम लोगों ने उनकी सभा के बाद अपनी सभा की, लेकिन टीएमसी के गुंडे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शाहनवाज हुसैन यहाँ भाषण करे, वहाँ पर पत्थर मारने का काम किया। ये पत्थर हम पुलिस को दे दिए हैं। पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था। मैं Y+ कैटेगरी में कवर्ड हूँ और CRPF कवर हूँ। लोकल पुलिस को इंतजाम लगाना चाहिए था, कोई इंतजाम नहीं था। बहुत तेज हमले की कोशिश हुई, हमारे वर्कर ने टीएमसी की गुंडागर्दी और हमले को नाकाम कर दिया। अगर बीजेपी के वर्कर न होते तो बड़ी घटना होती। टीएमसी चुनाव हार रही है, इसलिए अब वो गुंडागर्दी पर आ गई है, वो बीजेपी की सभा में डिस्टर्ब करने पर आ गई। वो कितना भी डिस्टर्ब करे, 2 मई दीदी गई और दीदी अब दीदी नहीं रही, सिर्फ बुआ हो गई है, अभिषेक की बुआ। उनको बंगाल की जनता से कोई लेना देना नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए बड़ी शादियों, स्थानीय निकाय चुनाव, किसान आंदोलन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करना सबसे बड़ी वजह बताई। इस पर किसानों का क्या कुछ कहना रहा, सुनाते हैं आपको। में जो सरकार कह रही है, या हर्षवर्धन कह रहा है, या भाजपा की सरकार कह रही है भी किसान जिहड़ा आ कोरोना ਵਧਾਉਣ ਦਾ जरिया बन रहे हैं। भी मैं साफ गल है,
5-6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆ, 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਤੇ 400 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਰੋਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? अभी जो केस बढ़े उसमें सीधे हेल्थ मिनिस्टर ने, देश के हेल्थ मिनिस्टर ने किसानों को दोष दिया है कि कोरोना बढ़ने का कारण किसान आंदोलन। वही तो मैं कह रहा हूँ ना ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਰੀ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਲੁੱਟੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਵਾੜੇ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।